स्ट्रेट लाइन। सो न्यू चैप्टर, और आज पहला दिन है इसका। सर हाँ बोलो बेटा। मोशन। सर हाँ सर मैं 9 o'clock को वापस से मतलब 15 मिनट बाद फिर री एंटर करूंगी। क्यों ऐसा मुझे क्यों? थोड़ा काम है, मतलब ठीक है, स्कूल स्कूल का काम है थोड़ा, इसलिए। ओके। मोशन along straight line। मोशन along straight line ये चैप्टर है अपना, या मोशन इन वन डायमेंशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और मोशन इन वन डायमेंशन ये भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये चैप्टर हो गया अपना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। हेलो, अरे भाई समझ हाँ गए? सर, हाँ सर। हाँ, हाँ सर। सो दिस इज अवर चैप्टर। अब यहाँ पे जैसे लिखे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो फिर क्या और भी टाइप के मोशन होते हैं क्या? हाँ और सर, भी होते टाइप के ना। मोशन, कितने टाइप के बताओ, कितने टाइप के मोशन होते हैं? सर वो तो नहीं पता। है ना, हाँ ट्रांसलेशनल और हाँ, रोटेशनल, और इतने पता है। मतलब कितने? उसके अंडर बहुत सारे आते हैं, उसके अंदर बहुत ग्रेविटेशनल, सारे आते हैं। सर्कुलर। अच्छा, जैसे वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लिखे ना अपन ने यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग बताओ ना सोच के, अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन कितने टाइप का है यहाँ पे? मोशन कितने टाइप का है? ठीक है। हाँ, ये देखो इधर पे, अब ये ट्रेन अपन ने ले लिया, यहाँ पे ट्रेन की ये पटरियां बिछा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये लो, ये ट्रेन के ट्रैक्स ले लिया, पटरियां बोलते क्या बोलते हैं इनको? रेल्स बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे अपन ने रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मोशन होगा यहाँ पे, मान लो आप एक ट्रेन बना दो, तो ट्रेन का जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा? ट्रेन का मोशन किस टाइप का होगा यहाँ पे, बताओ। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन वन होगा कि डायमेंशन। कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा ना ये, समझ गए? हाँ सर। एक लिमिटेड डिस्टेंस तक। फिर अब दूसरा एग्जाम्पल लो अब यहाँ पे। हाँ, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ पे, एक और। जैसे मान लो ये एक कैरम बोर्ड आप इमेजिन कर लो, ये एक कैरम बोर्ड है, और इस कैरम बोर्ड में आप जैसे यहाँ पे कोई कैरम है या फिर स्ट्राइकर है, रैंडम मोशन। स्ट्राइकर है, इसका मोशन कैसा होगा? ये यहाँ तक जाएगा, हिट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। जाएगा। रैंडम रैंडम मोशन। नहीं ना रैंडम बेटा, मोशन। ये इसका मोशन कैसा दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि प्लेन पे दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? प्लेन पे दिख रहा है ना ये। 2D में। हाँ, तो ये जो मोशन दिख रहा है आपको ट्रेन का मोशन, ये कैसा है? दिस इज वन डायमेंशन ना, ये 1D मोशन हो गया। ये मोशन कैसा हो गया? 2D हो गया। समझ गए? अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तुम अभी चल रहे हो ना, जैसे चल के तो आए होगे रूम में, तो तुम्हारा मोशन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन की मोशन इन अ प्लेन? 3D में। 3D में कैसे है रे? ऊपर भी उड़ के जाते हो क्या? ऊपर भी उड़ते हो क्या तुम लोग? इन लेकिन प्लेन। सर सीढ़ियों का इस्तेमाल तो करते हैं। हाँ, जब अभी मैंने क्या बोला था कि आप रूम, ठीक है, अब किसी के घर में हो सकता है सीढ़ियाँ होगी, वो ऊपर से नीचे आया होगा पढ़ने के लिए, अलग बात है, ओके। लेकिन अगर एक ही रूम में आप इधर उधर चल रहे हो तो आपका मोशन कौन सा है? 2D। सर 2D है। 2D है, ठीक है। 2D। अगर आप बिल्डिंग में हो, फिर आप नीचे फ्लोर पे आ गए, फिर ऊपर चले गए, तो फिर उसमें कौन सा भी इन्वॉल्व हो जाएगा? 3D भी involve 3D। समझ गए अब कि नहीं? हाँ सर। समझा सर। तो वन डायमेंशन, समझ टू गया सर। डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन पूरा क्लियर हो गया? फिर 4D कैसा होगा? पूरा क्लियर हो गया मोशन? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 सर डायमेंशन। हाँ बोलो बेटा। सर, अगर हम एरोप्लेन में बैठे हैं और वो एरोप्लेन उड़ रहा है तो हमारा मोशन क्या होगा?
आप अपने एरोप्लेन का। अगर एरोप्लेन बिल्कुल सीधी सीधी जा रही तो आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो उसको, लेकिन अगर वो कर्व बना रही वहां पे, जैसे ये एरोप्लेन आपने लिए, ठीक है, और ये सीधी नहीं जा रही, ये कुछ ऐसी कुछ जा रही, इसका पाथ ऐसा कुछ है, तो इसका मोशन कैसा होगा फिर यहाँ पे, इसको कैसे बोलोगे आप, कौन सा डायमेंशन ये, तो ये 3 डायमेंशन। पतंग उड़ाते हो? सर लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पता चलेगा ना कि कौन देख रहा, तो हाँ, कौन देख रहा है, तो अगर अगर बाहर वाला बाहर वाले के लिए बात कर रहे हैं अपन अब यहाँ पे। अब तुम ये मत बोलना सर मैं तो ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ट्रेन कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, मैं तो रेस्ट पे हूँ, ठीक है। यह तुम्हारा जो फ्रेंड है ट्रेन के अंदर वो भी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जो मोशन हम बात कर रहे हैं, हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपन लोग ऑब्जर्वर हैं अल्टीमेटली यहाँ पे, ठीक है ना। पतंग का मोशन, पतंग का मोशन बताओ, काइट का मोशन कैसा होता है? पतंग उड़ाते हो? रैंडम। उड़ाए हो कि नहीं पतंग कभी? हाँ सर, नहीं, नहीं उड़ाए सर हो? मुझे नहीं आती सर उड़ाना। मुझे नहीं आती। सर मुझे उड़ाया। उड़ाए हो कि नहीं पतंग? हाँ सर उड़ाया। सर उड़ाए। उड़ाए हो ना, ठीक है। ये पतंग उड़ा रहे हैं, मान लो ये हवा में उड़ रही है, तो इसका मोशन कैसा आएगा यहाँ पे पतंग का? दिस इज आल्सो 3D, ठीक है। 3D 1D और 2D का मतलब क्या हो गया, अगर आपको यहाँ पे ट्रेन के मोशन को डिस्कस करना है तो बस आपको एक ही एक्सिस से काम चल जाएगा। मतलब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एक एक्सिस बना दोगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, या इसको वाई एक्सिस ले लोगे, या इसको जेड एक्सिस ले लोगे, और साथ में यहाँ पे क्या अटैच कर दोगे, टाइम अटैच कर दोगे, बस आपका काम हो गया। समझ गए ना। तो वन डायमेंशन का मतलब यही हुआ यहाँ पे। वन डायमेंशन का मतलब अगर मोशन इस तरह से हो रहा है कि उसको डिस्कस करने के लिए आपको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, आपको बाकी एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ रही है। 7D का मतलब मेरे को नहीं पता, पिक्चर देख लिया क्या 7D 3D 4D 5D वाली तूने? हेलो। सर वो यस सर। 7D वाले क्या पिक्चर देखे थे। 7D राइड वाली कोई मूवी थी शायद, ऐसा मुझे भी नहीं पता। यस यस। ठीक है। मॉल में रहता ना 7D शो, अब वो नहीं पता यार मुझे, अभी हाँ मैंने बस सर वो रहता है। है। उसके साथ वो लोग मतलब ठीक है चलो ओके। 70 बोले तो क्या बाहर आ जाते क्या वो लोग? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, उसके साथ वैसी फीलिंग भी देते जैसे कि हाँ, कैसी अब फीलिंग देते हैं उसमें? सर अरे जैसे कि अपन अब कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कि अगर अपन रोलर कोस्टर का वो देख रहे हैं वीडियो, हाँ तो वो जो अपन जिसके ऊपर बैठे रहते हैं ना, हाँ, तो ऐसी वो फीलिंग आती है चेयर कि भी वो भी हिलती। चल रहा है वो और तो वो वैसे भी थ्री हिलता है। 3D वाले में भी हिलती हैं चेयर, हाँ, 3D में भी होता। 3D में भी वैसी 3D फीलिंग आती है। सर 3D शो डिफरेंट रहता है, 3D में बाहर आते हैं वो, मतलब वो सर बाहर आगे में आते हैं। फैन भी लगा रहता, मतलब हवा के लिए। हम्म। हाँ अच्छा वो 7D में होता है ऐसा क्या? हाँ, वो यस फीलिंग सर। है सेम, मतलब ऐसा पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो लोग। क्रिएट करते अरे हैं। देखो ये इसका मतलब ये हो गया ना, जैसे आप अभी जहाँ पे बैठे हो ना, तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए चाहिए तो आपका 3 उसमें काम चल जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, है ना, और एक और आप इन्वॉल्व कर दोगे टाइम भी, ठीक है। तो वैसे भी आप अगर जैसे वन डायमेंशनल मोशन बोल रहे हो तो उसमें आपको एक टाइम कोऑर्डिनेट तो लेना ही पड़ता है, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली दो चीजें आ गई। 2 डायमेंशन बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम आपको लेना पड़ेगा, तो वो उसमें भी आप 3 एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक टाइम एक्सिस रहेगा, एक कौन सा एक्सिस रहेगा वहां पे आपका प्लेन वाला एक्सिस रहेगा। और जो 7D 5D जो बोल रहे हो कि वहां पे हवा चल रही है, आपको गर्मी भी फील होगी वहां पे, आपको ठंडी भी फील होगी, तो वो चीजें भी इन्वॉल्व कर देते, इसलिए वो 3D 4D 5D 6D 7D ये भी ये बोल देते उसमें। समझ गया कि नहीं? समझ गया सर। समझ समझ गए? गया हाँ, समझ गया ना। सर। हाँ, ठीक है। अब हाँ वैसे सर। तो अब वैसे तो अपन मोटे मोटे तौर पे देखें कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती बताओ? 4 सॉरी 8। 8 हाँ, कितनी दस दिशाएं 7 होती हैं? 8 होती। रहती 4 8 पर उसका और डिफरेंस यस करके। सर 8 होती। सर और 360 नॉर्थ बता साउथ भाई, डायरेक्शन साउथ रहता ईस्ट। होगा ना, एक डायरेक्शन की अगर एक एक दिशा पकड़े तो 360 होता हाँ होगा ना। सर अप भाई, डाउन में 10 पकड़े तो 10 10 हो जाती। कितनी हो जाती हैं? अनलिमिटेड। 10 हो जाती फिर अप डाउन में 10 पकड़े तो। 10 अप एंड डाउन नहीं काउंट करोगे क्या? अप एंड डाउन भी काउंट किया करो, आकाश पाताल भी बहुत जरूरी लेना, उसके बगैर काम नहीं होता है, ठीक है, उसके हाँ बगैर सर। काम नहीं होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे ये आपने एक प्लेन इमेजिन किया यहाँ पे, ये प्लेन दिख रहा ना यहाँ पे, ये आपने एक प्लेन इमेजिन किया, तो इस प्लेन पे
जो डायरेक्शंस आप बनाते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जैसे ये इधर पे ईस्ट वेस्ट हो गया और इधर पे कौन सा हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, यही लिखते हो ना बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल पे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं। और एक वर्टिकल डायरेक्शन होता है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया यहाँ पे जो बना दी अपन ने, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो 1D 2D और 3D का मतलब समझ गए अभी क्या हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। वर्टिकल मतलब आप जैसे रूम पे हो ना, तो सीधा जो कहाँ पे जाए, अर्थ के सेंटर की तरफ जाए, उसी को वर्टिकल बोलते हैं, दिस इज वर्टिकल। क्लियर हो गया। तो बेसिकली कितने डायरेक्शन होगा यहाँ पे आपके पास में, कितने डायरेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 6 डायरेक्शन दिख रहे हैं। अब इसके बाद आप कितने भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं बस वो इतने 6 की बात ही करेंगे अपन, इसके अलावा ज्यादा की बात अपन नहीं करेंगे। और एक और एक्सिस आप इन्वॉल्व कर दोगे, दैट इज टाइम एक्सिस, समझ गए ना, दैट इज टाइम एक्सिस। अभी जैसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन मान लो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, या तो एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, या वाई की पड़ेगी, या जेड की पड़ेगी, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, समझ गए। अरे ट्रेन की पोजीशन को बताने के लिए आपको एक ही एक्सिस चाहिए, या तो आप उसको एक्स एक्सिस बोल दो, या वाई एक्सिस बोल दो, या जेड एक्सिस बोल दो। अब ये मत बोलना सर अब नागपुर से अपन वर्धा तक जा रहे हैं मान लो, या एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी तो ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो धीरे 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 मुड़ते जाता है। तो हम यहाँ पे एकदम स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहे हैं। अगर हम नागपुर से वर्धा तक देखेंगे तो जो ट्रेन का पाथ है या जो ट्रेन का मोशन है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, फिर कैसा हो जाएगा, वो भी प्लेन पे आ जाएगा, 2 डायमेंशन हो जाएगा वो, ठीक है ना। अरे समझ गए, हाँ सर। यस सर। समझ गए कि नहीं। आप रेल मेन स्टेशन से मान लो अजनी स्टेशन हो गया, अजनी स्टेशन से कुछ और स्टेशन जो पास का है बिल्कुल सीधा सीधा, जहां पे बिल्कुल भी कर्व नहीं है, कर्व नहीं है, हाँ कर्व नहीं है जहां पे, तो फिर आपको सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। और अगर कर्व आ गया तो फिर तो आपको दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना। तो ट्रेन का जो मोशन है अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, ये एकदम स्ट्रेट ट्रैक है, बिल्कुल कर्व नहीं है यहाँ पे इस ट्रैक पे। तो इसके मोशन को डिस्कस करने के लिए, इसके पोजीशन को बताने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेट ट्रैक, ये स्ट्रेट ट्रैक है, कर्व नहीं है, तो आपको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे कैरम वाला अपन ने एग्जांपल लिए, यहाँ पे कैरम या फिर उसकी जो स्ट्राइकर होता है या जो क्वीन होती है, उसकी पोजीशन को बताने के लिए कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, कितने एक्सिस की, कोई भी 2 एक्सिस ले लो, या तो एक्स और वाई ले लो, या फिर क्या ले लो वहां पे, वाई जेड ले लो, या जेड एक्स ले लो। अभी समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ सर। अभी जैसे काइट के मोशन को आपको डिस्कस करना है, या काइट की पोजीशन को आपको डिस्कस करना है, ठीक है, काइट की पोजीशन को अगर आपको डिस्कस करना है तो आपको फिर 3 कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, तीनों एक्सिस लेना पड़ेगा। वैसे तो जेड में यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप कॉपी पे कितने एक्सिस बना सकते हो, 2 ही बना सकते हो, तीसरा नहीं बना सकते ना। तो तीसरा बनाना है तो फिर आप इसको इस तरह से इमेजिन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वाला, उस पे आप ईस्ट को क्या ले लो, एक्स, ईस्ट वेस्ट एक्स एक्स डैश, और इसको ले लो वाई वाई डैश, और इसको क्या ले लो, जेड जेड डैश ले लो, ऐसा। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, यस सर। हेलो। हाँ सर। अब वो उसको उठा के यहाँ पे काइट के लिए फिट कर दो, उस फ्रेम को काइट के पास ले जाके फिट कर दो, तो अब आप काइट की पोजीशन को प्रॉपरली बता सकते हो कि हाँ काइट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया कि कोई डाउट है इस पे, क्लियर हो गया या डाउट है, क्लियर है सर। क्लियर हो गया। तो मोशन 3 टाइप के जनरली, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। कैसे होते ये पूरा अभी समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक्स एक्सिस जरूरी है कि आप ईस्ट वेस्ट की तरफ ही लोगे, या फिर इधर पे जो पहली वाली ये वाली जो लाइन लिखा मैंने यहाँ पे ही एक्स एक्सिस लोगे, आपकी चॉइस है। आप जहाँ पे जेड बनाए वहां पे एक्स ले सकते हो, जहाँ पे एक्स बनाए वहां पे वाई ले सकते हो, वहां पे जेड ले सकते हो, है ना। तो ये अपन ने दिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कैरम वाले एग्जाम्पल पे देखो, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा और यहाँ वाई एक्सिस लिखा था, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ
कि आप इसको ही एक्स एक्सिस मानोगे, आप इसको वाई ले लो, आप इसको एक्स ले लो। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई ये समझ गए? यस हाँ हाँ सर। सर। सेम एरोप्लेन के मोशन को बताने के लिए जनरली आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 3 की। लेकिन अगर प्लेन मान लो सेम ऊपर एक सेम वर्टिकल हाइट पे उड़ रही, सेम डायरेक्शन पे जा रही है, तो फिर आपको वहां पर भी 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक ही उससे काम चल जाएगा। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का या फिर मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। डायमेंशन मतलब डी, डायमेंशन डायरेक्शन के कारण, दिशाओं के कारण, ये डायमेंशन है। एक डायमेंशन अपन ने डायमेंशनल फार्मूला पे पढ़े थे, वो डायमेंशन नहीं चाहिए यहाँ पे अब, है ना? समझ गए? यहाँ पे डायमेंशन का मतलब दिशाएं हैं, डायरेक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी मोशन के बारे पे? नो सर। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सर आप ग्रीन वाले कलर से मत लिखो ना, वो दिखता नहीं है अच्छे से। ओके बेटा, ग्रीन वाला अच्छे से नहीं दिखता? नहीं सर, नहीं दिखता वो बराबर। सर नहीं दिखता बराबर। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ और बोल रहे थे? कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट और? सर ये रिकॉर्डिंग आप आज ही भेजोगे क्या? हाँ मिल जाएगी ना, क्या दिक्कत उस पे? ठीक है सर, मैं थोड़ी देर बाद री एंटर करूंगी तो मुझे एंटर करवा देना। हाँ ठीक है, एंटर कर लेंगे तुमको। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप रिकॉर्डिंग के भरोसे में मत रहा करो, वो एक सब टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। आप रेगुलर क्लास में जो चीज़ अच्छे से समझ में आती है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आती है ना, एक बात ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग वीडियो तो आपके बहुत मिल जाएंगे, इतने इतने भरे पड़े यूट्यूब में, इतना कचरा भरा पड़ा है ना, और अपन जो भर रहे हैं वो भी कचरा ही जा रहा है उसमें। ठीक नहीं है, सर, कुछ जरूरी काम है इसलिए। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जरूरी काम है इसलिए देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन उसी पे डिपेंडेंट हो गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना। अब जरूरी काम है तो हमको तो करना ही पड़ेगा। ओके, कर लो आप अभी हाँ जाके, फिर दोबारा री एंटर हो जाना। हाँ सर। हाँ ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपन इसमें। इसमें पढ़ना क्या क्या है अभी? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे और मोशन इन वन डायमेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट यही है ना अपना, कि पढ़ना क्या है हमको इस पे, क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। दिशा आर यू हियर? क्लास में हो दिशा? यस सर। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पे अपन, इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कोई सोचो जरा थोड़ा सा। जैसे जो आपने मोशन लिखा है, आपको ट्रेन टाइप के मोशन की स्टडी करना, आपको यहाँ पे कैरम वाली स्टडी नहीं करना है, आपको पतंग वाली स्टडी नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह। क्या? देखो डायमेंशंस के बारे में। नहीं, डायमेंशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हो गया ना वो तो, चैप्टर खत्म हो गया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो डायमेंशन है और जो अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन वाले में पढ़ा था, अलग अलग चीजें। ये जो डायमेंशन ये डायरेक्शन के लिए, और वहां जो डायमेंशन पढ़े थे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म। डायमेंशन, यहाँ पे जो डायमेंशन है ना ये अलग है बेटा। यहाँ जो डायमेंशन है वो डायरेक्शन वाली डायमेंशन है, ठीक है? यहाँ जो डायमेंशन आपको दिख रही हैं वो डायरेक्शन वाली डायमेंशन दिख रही हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? और वहां जो डायमेंशन थी वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के कितनी पावर के फॉर्म पे लिख रहे थे, वो डायमेंशन थी। तो मेरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? सर मोशन के बारे सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वैसे ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और पेज नंबर 2, मतलब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब मैं वो डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मोशन आप लोग समझ ही गए। अब यहाँ पे बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है बेटा। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज, काइनेमेटिक्स। तो ये चैप्टर काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस, ठीक है ना? हमको इसके कारण नहीं जानना है कि किस कारण से हो रहा, मतलब हम फोर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे,
हमको सिर्फ मोशन की स्टडी करना है, ठीक है ना, हमको सिर्फ मोशन की स्टडी करना है, स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन की स्टडी में क्या आएगा, विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस, मतलब आप क्या क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पे। काइनेमेटिक्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं अपन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन पहले लिख दूं मैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एसिलरेशन, ये सब डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। हाँ, एसिलरेशन, ठीक है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एसिलरेशन, और इनको आपस में कनेक्ट करने वाली इक्वेशंस, समझ गए ना, लॉ जो बना दिए इस पे। लॉ मतलब जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन भी है, लॉ भी है, वो एक प्रकार से है ना। एंड इक्वेशन विच कनेक्ट्स, इक्वेशन कनेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए s, वेलोसिटी के लिए v, स्पीड को भी आप किसी और सिंबल से डिनोट कर सकते हो, जैसे आपने ये v लिख दिया यहाँ पे, एसिलरेशन a, ठीक है, और टाइम भी आ जाएगा यहाँ पे, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है, तो विच कनेक्टिंग एस, वी, टी, ए एक्सेट्रा, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे, तो ये काइनेमेटिक्स की स्टडी है, इसमें मैंने 1D 2D नहीं बोला। तो अगर अपन वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन में सारी चीजें आ जाएंगी कि हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे इनकी स्टडी कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना, वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में मतलब पूरा जो मोशन होगा, मोशन अलोंग, स्टडी ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सीधा सीधा स्टडी ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर, स्टडी ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन मोशन नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर है सर। है, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल वाले केस, आपने किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर थ्रो किया, फिर वो आपके सर पर ही आके गिरेगा, एंगल बना के नहीं थ्रो करना, अगर आप एंगल बना के थ्रो करोगे तो फिर वो 2 डायमेंशन वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इनको कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशंस हैं, जैसे आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, या v AT यू स्क्वायर प्लस B 2, square minus U square ठीक है ना। equals to 2AS। तो आप इनमें तो पहले तो आप डेफिनेशंस पढ़ोगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनकी डेफिनेशंस क्या है, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर आप ये इनको अप्लाई कैसे करना है, इक्वेशंस कैसे लिखना, फिर डिफरेंट इक्वेशन का यूज क्या है ना, कैसे इनको यूज करना है, यही आएगा ना पूरा मोशन के बारे पे। अभी समझ गए कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है। इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हो कि नहीं, उस पर किसी भी इंस्टेंट पे, और एवरेज मतलब पूरे ओवरऑल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, समझ गए, हेलो, समझ गए इसको। यस सर। अब इसी में मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 3 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ले लिए, ले लिए क्या। हाँ सर। यस सर। आज की क्लास को कौन शेयर करने वाला, और खुद से बता दो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे। हिमांशु तुम कर दोगे ग्रुप 2 पे, हाँ सर, ग्रुप 2 का। और ग्रुप 1 पे, ग्रुप 1 पे मानसी, ओके बेटा। सो दिस इज पेज नंबर 3। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में ना 2 केस आते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए 2 केस कैसे, एक तो 1 डायमेंशन वाला केस भी रहता है और एक 2 डायमेंशन वाला केस भी रहता है, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन इन 2 डायमेंशन भी अपन अलग से पढ़ने वाले,
ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन में जो भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले वो मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, और 3 डायमेंशन में भी वही टर्म आने वाले फिर आपके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस डिस्कस कर रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। सपोज आपने एक बॉल लिए, ये है ना, दिस इज एनी बॉल, और इसका जो मोशन है वो सीधा ऐसा हो रहा है, ये वर्टिकल आपने ऊपर थ्रो किया या ऊपर से ये नीचे गिर रही है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा कि कैसा रहेगा, 2 डायमेंशन वाला रहेगा, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन रहेगा, है ना। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशन, दिस इज एनी बॉल, और ये इसका पाथ है, तो जाएगी भी इसी पाथ से, वापस भी इसी पाथ से आएगी। इसका मतलब ये काय का एग्जांपल हो गया 1 डायमेंशन का। मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीधे सीधे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन रहेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा आएगा, एक्सीलरेशन कौन सा होगा यहाँ पे, जी, ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन। और ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव। किधर रहता है, नहीं ना बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होता, ग्रेविटी का डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव किसको नेगेटिव बोलना है और किसको पॉजिटिव बोलना है ना, ये आपकी चॉइस होती है। अभी समझ गए कि नहीं, जी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना, उसका तो डायरेक्शन मतलब ऊपर फेंक रहे ना, इसलिए बोला। हाँ। अब लेकिन मान लो मैं इस क्वेश्चन में ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, नीचे को पॉजिटिव ले लूं, तो किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है ये अपने हाथ पे रहता है, अपनी चॉइस है ये। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि आपको ऊपर का डायरेक्शन मतलब वर्टिकल अप डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ले लो कि आप ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लो, नीचे के डायरेक्शन को माइनस ले लो, या फिर नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लो, ऊपर के डायरेक्शन को माइनस ले लो, एक ये। और एक ये केस एक और हो गया, यहाँ पे देखो दूसरा केस अपन ऐसा भी ले लें, जैसे मान लो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर मैंने बॉल ले लिया, ऊपर से बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया फिर थ्रो किए, यहाँ पे ऊपर से आपने बॉल को ड्रॉप किया या फिर थ्रो किया, तो ड्रॉप करोगे तो ये सीधी नीचे आके गिरेगी, ऐसा है ना, इस पाथ से, समझ गए ना। तो या तो आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं या फिर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सपोज इसकी वेलोसिटी u है, ये t इक्वल्स टू 0 है, ये भी t इक्वल्स टू 0 है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये भी 1 डायमेंशन का एग्जांपल है कि 2 डायमेंशन का, 1 डायमेंशन। यहाँ पर भी ग्रेविटी किधर लग रही है, यहाँ पर भी जो ग्रेविटी है जी वो नीचे की तरफ लग रहा है, समझ गए। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो, आप नीचे के डायरेक्शन को आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 टर्म इन्वॉल्व हुए, तो एक डायरेक्शन को प्लस लेना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, या फिर ऊपर का डायरेक्शन अगर आपने प्लस लिया तो फिर नीचे के डायरेक्शन, सॉरी दोनों सेम सेम हो गए, अगर आपने ऊपर का डायरेक्शन यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस ले लिया, तो नीचे का डायरेक्शन क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे, समझ गए ना। या फिर आप नीचे के डायरेक्शन को माइनस ले लो, क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो। हाँ सर हो गया। हाँ सर। ये आपकी चॉइस होती है कि किस डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है या किस डायरेक्शन को आपको माइनस लेना है, ये अपनी चॉइस होती है, ठीक है। या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फिर अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भाई आपको, जैसे ये यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम अभी बनाया है, क्वेश्चन में दे दिया, जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में क्वेश्चन में दे दिया कि टेक वर्टिकल अप डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो फिर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फिर आपकी चॉइस नहीं चलेगी उस पर। लेकिन नहीं दिया है तो फिर हमारी मर्जी है, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली सेकंड वाले केस में क्वेश्चन में दे दिया तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर आपकी चॉइस चल जाएगी उस पर। देन पेज नंबर 3 पे आगे और एक और है ना, ये तो 1 डायमेंशन के एग्जांपल हो गए, दोनों 1 डायमेंशन वाले हो गए। अब एक और केस यहाँ पे देखो, अगर आपने बॉल को कुछ एंगल बनाकर थ्रो किया है, यहाँ पे एक बार और हम फिर से बॉल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने अगेन एक बॉल लिए और इसको कुछ एंगल बना के थ्रो कर रहे हैं बेटा, तो ये कितने डायमेंशन का रहेगा, ये जो केस है आप इसको कैसे डील करोगे। यहाँ पे ये आपने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हो। तो इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा क्या ये, नो सर।
कैसी नहीं देखेगी? सर। नहीं नो दिखेगा। सर। नहीं देखेगी ना, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी ना ये। तो ये नहीं कैसे सर। दिखेगी आपको? ये यहाँ से जाके फिर यहाँ पे गिरते हुए दिखेगी। दिस इज दियर पाथ। ये यहाँ मतलब पे कर्व जैसा दिखेगा। हाँ पैराबोला। कर्व जैसे दिखेगी। आप उसको पैराबोला है कि नहीं वो तो आप जब इक्वेशन निकालोगे तभी पता चलेगा ना, अभी थोड़ी पता चलेगा आपको कि ये पैराबोला है। ठीक है, कैसा कर्व है? मान सकते ना सर फिर? अभी कर्व बोलोगे, अभी कर्व बोलोगे है ना, अभी तो कर्व कर्व मान बोलोगे। सकते हैं ना? हाँ अभी कर्व बोलोगे, लेकिन जब आप इक्वेशंस लिखोगे इसकी और उसको जब सॉल्व करोगे पाथ की इक्वेशन की क्या आती है, तब आप बताओगे कि हाँ यार ये तो पैराबोला ही है। ठीक है, अभी आप नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? तो ये जो यस सर। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर का, ये कैसा है? 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। मेंशन। अगर ये पाथ है तो इसको 2 भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। ये समझ गए? 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। अब ये 2D और 3D कैसे हो गया? और जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें 1D ही कैसा, वो 2D नहीं हो सकता क्या? ठीक है, ये थर्ड वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर मान लो आपने बॉल को ऊपर गिराए, ऊपर से गिराए और बॉल का जो पाथ है वो बिल्कुल सीधा नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आपने बॉल को यहाँ कहीं से गिरा दिए ऊपर से या फिर थ्रो किए, लेकिन बॉल सीधे नीचे नहीं आ रही, सीधे पाथ को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट कर लो। ये इस तरह से मान लो बॉल आ रही है यहाँ पे, या ये इस तरह से कुछ पाथ बन गया इसका गिरने के लिए। 1 मिनट। हाँ, ये ऐसा कुछ पाथ बन गया, तो ये कैसा आएगा? ये 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन हो गया? ये 2 डायमेंशन। ये भी 2 डायमेंशन है ना? ठीक है, 3D भी हो सकता है, 2D और 3D दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करेगा 2D कब हो जाएगा। अगर आप एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करोगे तो फिर 2D में काम चल जाएगा, और अगर आपने एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया है तो फिर ये बेटा 3D भी हो सकता है। समझ गया कैसे? समझ गए कि नहीं? देखो अभी इधर पे, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा सर हूँ। मतलब अगर बॉल क्या स्क्रीन शेयरिंग मैं बंद कर रहा हूँ? यहाँ पे देखो अभी ऐसा ये दिख रहा है, पेन दिख रहा है ना, ये है ना? अगर आप इसको सिर्फ छोड़ दोगे और एयर नहीं है, एयर का इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, और आपने इसको रिलीज किया तो ये सीधा नीचे आएगा, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। समझ गए कि नहीं? और आपने समझा यहाँ सर। से इसको रिलीज किया और इधर से हवा भी चल रही है, तो फिर ये सीधा नीचे गिरेगा कि ऐसा कुछ गिरेगा? ये है ना? समझ गए? तो ये कौन सा हो गया? थोड़ा टेढ़ा गिरेगा। तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम कहाँ से हो गया यहाँ पे? माइक म्यूट कर लो भाई। हाँ ओके। अगर मान लो हवा का जो है ना वो कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे आपने यहाँ से गिराया तो ये ग्रेविटी के अंदर तो गिर ही रहा है, लेकिन हवा इधर से भी आ रही है, फिर कुछ इधर से भी आ रही है, तो ये ऐसा कुछ जिगजैग होते हुए गिरेगा। तो फिर आप इसको 1D बोलोगे कि 2D बोलोगे कि 3D बोलोगे? 3D। 3D। जैसे आप छत पे खड़े हो जाओ, छत पे खड़े होकर एक कागज को गिरा दो नीचे, कैसा जाता उसका मोशन, कैसा दिखता है वो? कैसा दिखता सर है? वो हवा के जैसे जाता, मतलब जिधर से जाता इधर जा लगेगी रही है, वैसे तो वो जाएगा। 1D है, 2D है, 3D है, वो कैसा दिखता है? 3D 3D पकड़ टाइप 3D है। दिखता है ना? लेकिन आप हैवी ऑब्जेक्ट को, आप पत्थर को गिराओ, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसा दिखेगा आपको? 1D दिखेगा। 1D। 1D दिखेगा। लेकिन अगर ज्यादा हाइट से गिराओगे तो वो भी 1D नहीं दिखेगा, वहां पर भी एयर का इफेक्ट आएगा, तो फिर वो कुछ ऐसा अजीब थोड़ा सा कर्व बनाकर ही दिखेगा। मतलब आप एक सीधी रस्सी खींच दो बिल्डिंग की छत से, एक सीधी रस्सी लगा दो बिल्कुल नीचे तक, ग्राउंड पे टच कर दो, अटैच कर दो, बिल्कुल सीधा सीधा, है ना? और अब उसके बाद उसके किनारे से एक पत्थर को गिराओ, तो क्या बिल्कुल वो उस रस्सी के पास से चिपकते हुए गिरेगा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा हवा के कारण? थोड़ा होगा थोड़ा डिस्टर्ब। बहुत डिस्टर्ब हो जाए। होगा। अभी समझ गए ना? क्लियर हो गया? तो फिर यस जो सर। पाथ है उसका वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, और अगर एयर का इफेक्ट नहीं ले रहे हो आप वहां पे, तो फिर वो कैसा दिखेगा आपको? 1D वाला दिखेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? हाँ अब सर। यस सर। फुटबॉल ग्राउंड में, या आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, जब आप बॉल को थ्रो करते हो, ठीक है, तो उसका जो पाथ आपको दिखता है या उसकी पोजीशन को आपको डिस्कस करना है, तो वो 1D है, 2D है या 3D है?
2D और 3D 2D और 3D दोनों और 3D अगर हाँ 2D 2D और 3D दोनों हो सकता है। अगर आप एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो, जैसे मान लो ये बॉल है, आपने एयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया, ये बॉल है और यहां से आपने थ्रो किया, एयर का इफेक्ट नहीं है, तो ये बॉल सीधी इधर जाके गिरेगी। मतलब ये वाले डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाले डायरेक्शन में मोशन दिख रहा है आपको और ये वाले डायरेक्शन में मोशन दिख रहा है, तो ये 2D रहेगा। लेकिन अगर आपने बॉल को ऐसा किक मारे और हवा भी चलने लगी, तो फिर तो वो ऐसे थोड़ी गिरेगी जाके, फिर वो कैसी गिरेगी, ऐसा कुछ जाके गिरेगी। समझ गया ना? तो ये फिर कैसा हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप एयर को यहाँ पे कंसीडर करोगे, तो जो पाथ है मोशन अंडर ग्रेविटी के, ये इनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे फिर 1D 2D 3D वाले। समझ गए कि नहीं? हेलो? पर सर कभी कभी अगर मारने वाले पे डिपेंड रहा तो हाँ, उस पे भी होता है, मारने वाले पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एयर का फर्क पड़ता है। एक बार आपने मार के छोड़ दिए, मतलब जैसे ये बॉल है और आपने ऐसा भी मारे, तो बेटा उसके लिए भी आप ऐसे एक्सिस बना लो ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम एक्सिस हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, आप इधर भी एक्स एक्सिस ले सकते हो, फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आप बाय एक्सिस ले लो। समझ गए? हेलो? यस सर समझ गए? एक्सिस आप कैसे ले रहे हो ये आपकी चॉइस होती है ना। जैसे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल में आप एक्सिस कैसे चूज करते हो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर अगले पेज पे अपन जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो आपने 1D लिखा डायग्राम 1 और डायग्राम 2 पे, तो मैंने देखो पाथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए पाथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन हो रहा है, मतलब हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एयर के इफेक्ट को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया है। और अगर एयर का इफेक्ट भी है तो भी उसका पाथ वहां पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जैसे इसमें फोर्थ वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, फोर्थ वाले डायग्राम में पाथ को मैंने कर्व बना दिया ऑलरेडी, तो हो सकता है एयर का इफेक्ट हो सकता है एयर का इफेक्ट ना हो। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? नो सर हाँ ठीक है, रूपाली दिखा रहा है बेटा सेकंड पेज। हाँ बोलो, अभी कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, इस पे कुछ मन में आ रहा है? सर स्पेस में कैसा होगा? कौन सा? स्पेस पे एयर नहीं रहती है ना। हाँ, स्पेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है स्पेस पे, तो फिर वो आप कैसा ट्रीट करोगे, वहां पे 1D ट्रीट करोगे। लेकिन स्पेस पे अब हाँ, एक तो 3D भी, और अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो आप 1D भी ट्रीट कर सकते हो। लेकिन स्पेस पे जो मोशन रहेंगे ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अपन ने स्पेस पे जाके तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और स्पेस के जो मोशन है उसके लिए फिर आपको स्पेस के हिसाब से हो सकता है कोई क्या लिखा वैष्णव, क्या लिखा बेटा वैष्णव? सर एक्सिस की एक बार डेफिनेशन बताओ। एक्सिस की डेफिनेशन? हाँ एक्स मतलब एक्सिस, क्या होता है? अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हेलो? एक्सिस बस बस उतना ही, और थोड़ी कुछ एक्सिस के बारे पे। एक्सिस मतलब सिर्फ वही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब जैसे जो स्पेस के लिए बोल रहा था, हाँ तन्विका बोलो बेटा। तन्विका? सर कुछ नहीं, ऐसे हाँ हुआ। ओके। स्पेस की अगर अपन बात करें तो स्पेस पे हो सकता है कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उसके कारण भी फोर्सेस लग रहा है, उसके कारण भी ग्रेविटी आ रही है, तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, किसके मोशन पे जा रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर अपन वहां पे इस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बाहर के बारे में कम सोचो, स्पेस के बारे में अभी कम सोचना है। वो जब हायर स्टडीज में आप जाओगे, चीजों को और ज्यादा समझ आपकी डेवलप होगी, तो आप उन मोशन को भी प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे या फिर इमेजिन कर पाओगे। तो अभी आपको, हाँ बोलो। स्पेस में तो वैक्यूम होता है ना, एयर नहीं होती, हाँ तो ना बेटा, फिर वो घूमते ही रहेगा ना, तो उसका मोशन भी ऐसा तो जरूरी थोड़ी कि घूमते ही रहेगा, फोर्स। ऐसा जरूरी थोड़ी कि स्पेस में घूमते ही रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है सीधा भी चला जाए, हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ भाग जाए, हो सकता है वो जिगजैग होते हुए जाए। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी स्पेस में क्या मोशन हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं है ना उनका। जैसे देखो तुम लोग अभी, जैसे कुछ मेट्योर्स वगैरह होते हैं ना, कि हाँ वो कुछ उल्का पिंड अभी पृथ्वी से टकराने वाला है, फिर पता चलता है कि वो दूर से भाग गया, आए नहीं पास में, जितना प्रिडिक्ट किए थे साइंटिस्टों ने। अरे समझ सर गए? उनको पता कैसे चलता है आ रहा है कि वो नहीं? एक प्रिडिक्शन करते हैं बस, ऐसा थोड़ी पता चलता है, अगर टकरा जाएगा तो फिर तो अपना खत्म ही हो जाएगी ना पृथ्वी। तो उनके पाथ हमको नहीं पता किस टाइप से होते हैं अभी, ठीक है ना।
तो उसके बारे में थोड़ा और अभी हाँ रेडियो टेलीस्कोप से पता चलता है ना? क्या रेडियो टेलीस्कोप से पता चलता है ना? प्रिडिक्शन करते बेटा, एग्जैक्ट पाथ अभी नहीं पता चलता, क्योंकि स्पेस में जो बॉडी के मोशन है ना वो सिर्फ अर्थ के अकेले के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो स्टार्स हैं, उनके भी इन्फ्लुएंस में होता है ना वो। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना अभी, एक मिनट, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे नियर अर्थ सरफेस लिख दूं, कहानी खत्म हो जाती है एक ही बात में, फिर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नियर अर्थ सरफेस, अभी समझ गए? नियर अर्थ सरफेस समझ गए कि नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ, अभी बात ही खत्म हो गई, अब मतलब सोचना ही नहीं मतलब उधर पे। ठीक है, नियर अर्थ सरफेस ये हो गया बस, मोशन अंडर ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। और अब एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि हम जो मोशन डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस में जो है, उसमें एयर के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, हटा दोगे। अभी समझ गए? एयर का इफेक्ट नहीं है, आप हटा दोगे। मुझे ये सब डिस्कस करने की इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर मैं ये नहीं बताता, ये डिस्कस नहीं करता, तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते ना तो फिर सोचते कि अरे एयर चल रही तो क्या होगा, फिर मैं कैसे इक्वेशंस लिखूं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बात खत्म कर दे रहे हैं कि नियर अर्थ सरफेस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। नियर अर्थ सरफेस मतलब समझ गए, कितनी हाइट तक लेना आपको नियर अर्थ सरफेस का मतलब? नियर अर्थ सरफेस का मतलब कितनी हाइट तक लेना है? नियर अर्थ सरफेस का मतलब ये हो गया कि आपको जी की वैल्यू को कैसी लेना, आपको जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे ना तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। तो नियर अर्थ सरफेस का मतलब हमने और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कैसी लेना है, कांस्टेंट लेना है। ये भी हो गया। उसके बाद जब आप इक्वेशंस लिखोगे यहाँ पे वन डायमेंशन के लिए, तो आपको एयर के इफेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब आप 2D और 3D वाले मोशन यहाँ पे पढ़ोगे तो वहां पर भी मोशन अंडर ग्रेविटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आप एयर के इफेक्ट को हटा देते हैं। ठीक है, और अगर बोला है कि हाँ एयर इस डायरेक्शन पे है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, मतलब आप वहां पे 2D या फिर 3D में कैसे डिस्कशन करना, वो भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है वहां पे। तो ये जो स्टडी है ना, ये फ्री स्टडी नहीं है। फ्री स्टडी का मतलब समझ गए कि सब कुछ हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं बस। सिंपलेस्ट स्टडी है ये मोशन अंडर ग्रेविटी में, जिसमें आप एयर के इफेक्ट को नहीं लोगे। ठीक है ना? फिर नियर अर्थ सरफेस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले। अभी आएगा कि सर फिर जो हाइट वाले कैलकुलेशन है जहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं, उनको कैसे करेंगे? तो इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत आएगा उसका डिस्कशन, है ना, कि आप बहुत हाइट से अगर बॉल को गिरा रहे हो। हेलो, आवाज आ रही बेटा आपको? हाँ सर। यस सर। हाँ, अगर मान लो आप अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट से बॉल को गिरा रहे हो, देखो यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, जैसे इसमें मैं एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दूं, जैसे बॉल के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस क्या लिख दोगे, gt लिख दोगे। ठीक है ना? ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉल को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट से गिरा रहे तो क्या ये इक्वेशन वैलिड रहेगी? हाँ या ना, थोड़ा सोच के बताना। सर एक और बार रिपीट कीजिएगा। कैसा? मैंने ये बोला बेटा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा हूं मैंने v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये कब लिख सकते हैं अपन? सर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो। हाँ, जब g कांस्टेंट है, नीचे है, मतलब आप नियर अर्थ सरफेस में ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप बहुत हाइट से ड्रॉप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड रहेंगी? नहीं रहेगा। नहीं सर। नहीं। जी कांस्टेंट नहीं है, जी बदलेगा। जी बदलेगा तो आप कैसे बोल सकते हो, है ना? समझ गए कि नहीं? तो इन इक्वेशंस की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई आपको v इक्वल्स टू यू प्लस एटी को कैसे यूज करना है, ऐसे, या फिर क्या अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये सब इस चैप्टर की स्टडी में आने वाला है। अभी समझ गए ना? तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन नियर अर्थ सरफेस पढ़ेंगे, उस पे एयर के इफेक्ट को आपको नहीं कंसीडर करना है। अब देखो सिचुएशन, आप वैरायटी ऑफ टाइप सिचुएशन बना सकते हो इसमें, फिर हाँ, सिचुएशन के कोई हाथ पैर नहीं होते फिर इस पे। फिर इसमें रिलेटिव मोशन भी आ जाएगा, जैसे दो ट्रेन सेम पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या है, या मान लो ट्रेन की छत पे कोई बंदर भी दौड़ रहा है ना? अरे समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी बना सकते हो आप। मान लो कोई ट्रेन जा रही है स्ट्रेट ट्रैक पे, आप ग्राउंड पे खड़े हो
और ट्रेन की छत पे कोई बंदर भी दौड़ रहा आगे की तरफ, तो आपको बंदर की वेलोसिटी क्या दिखेगी या उसकी स्पीड कितनी ऑब्जर्व होगी, तो ये रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में अपन रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी स्टडी रहेगी। समझ गए? तो आइडिया आ गया अभी अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सर बस स्ट्रेट लाइन की पढ़ेंगे, बाकी जो हाँ, आपने जो स्ट्रेट बोला लाइन था। के ही पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन वाला के लिए अलग चैप्टर है, वो अलग पढ़ेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन ही है या मोशन इन अ प्लेन है फिर वहां पे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो सब आइडिया आ गया आपके दिमाग में, लग गया पूरा? यस सर। इंट्रो हाँ लगा सर। पूरा चैप्टर का। हाँ ठीक है, कोई डाउट अभी इस पे? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसको फ्रेम सर ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं अपन? एक्सिस के साथ टाइम को भी जोड़ दिए, कोई क्लॉक या फिर कोई चीज जो टाइम मेजर कर सके, तो वो सबको मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या 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 क्या? सर हम लोग एक्सिस या फिर किसी भी प्लेन के साथ जब हम लोग उसके साथ कोई क्लॉक या कोई ऐसा डिवाइस अटैच कर दे जो टाइम को भी उस समय मेजर करे, उस पूरे के पूरे जो ये है हमारा सेटअप, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, सही है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जहां पे किसी इवेंट की स्टडी करते हैं। अभी समझ गए? इवेंट मतलब बर्थडे वाला इवेंट नहीं है, शादी वाला इवेंट नहीं है। इवेंट का मतलब यहाँ पे फिजिक्स में ये हो गया कि जैसे मान लो ये बॉल यहाँ पर गिर रही है, या कोई पार्टिकल नीचे गिर रहा है, या फिर ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। समझ गए ना? वैसे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है नीचे गिर रहा है, तो अगर एयर के इफेक्ट को नहीं है, या फिर कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, तो ट्रेन का जो मोशन है वो इवेंट हो गया। अभी समझ गए? तो अब ट्रेन के मोशन को बताने के लिए आप एक्स एक्सिस बना दोगे या वाई एक्सिस बना दोगे या जेड एक्सिस बना दोगे, उसके साथ घड़ी रख दोगे और फिर आप स्टडी करोगे, तो ये इवेंट की स्टडी हो गई। और जो फ्रेम बन गया आपका, एक्स एक्सिस और टाइम को मिला के आपका फ्रेम बन गया। समझ गए ना? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया जहां पे अपन किसी इवेंट की स्टडी कर रहे हैं। इवेंट मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की आप जो स्टडी करते हो, जिसमें आप क्या कर देते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस को लगा देते हो और साथ में घड़ी रख देते हो या टाइम आप उसके साथ में मेजर करने लगते हो। क्लियर हो गया? उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये मत दिमाग में लगाना कि फोटो फ्रेम लगी हुई है अपने घर पे किसी की, अपने परदादाओं की, या फिर किसी की, या फिर किसी गॉड की लगी हुई है, तो वो फ्रेम नहीं है यहाँ पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में होता है जहां पे हम इवेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? नो सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अच्छा, एक्सिस किसको कैसा लेना है ये भी अपनी चॉइस होती है ना, कौन से एक्सिस को क्या मानना। जैसे यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में आप वाई एक्सिस भी ले सकते हो, इसको जेड भी ले सकते हो, आप एक्स भी ले सकते हो डायरेक्शन को इसका। ठीक है ना? ये सब अपनी चॉइस होती है। तो किसको एक्स मानना है, किसको वाई मानना है, किसको जेड मानना है, ये भी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जनरली मोशन अंडर इसमें अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे आप एक्स एक्सिस ले लेते हो। समझ गए ना? वाई नहीं लेते जनरली, जेड नहीं लेते, आप एक्स एक्सिस से काम चला लेते हो यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? एक्स ही क्यों लेते, वाई क्यों नहीं लेते, या जेड क्यों नहीं लेते? अरे समझ गए? आप जैसे बुक में देखोगे ना, तो पूरी बुक में आपको एक्स ही काम चलाते हुए दिखेगा, वहां पे वाई नहीं लिखा उसने या जेड नहीं लिखा है। बताओगे क्यों? हेलो, अरे बताओगे क्या? सर वन डायमेंशन इसलिए। वन डायमेंशन। क्या? सर वन डायमेंशनल सर वन डायमेंशन है। हाँ, सर उसको जो अच्छा लगा वो ले लिया। जिसको जो अच्छा लगा वो ले लिया। वाई भी तो अच्छा लग सकता था, जेड भी तो लग सकता था, फिर एक्स ही क्यों? तो एक्चुअल में ये मैथ्स के कारण आया है। जब कोई चीज अननोन रहती है सबसे पहले एक्स ही बोलते हैं ना हम, और फिर उसी से वो एक्स एक्सिस बना दिए, फिर वाई बना दिए, फिर जेड बना दिए, ऐसे जरूरत महसूस होते गई। तो एक्स एक्सिस के लिए अपन जैसे जब अपन प्लेन भी पढ़ते हैं ना, या जब डायग्राम बनाते हो, जब नंबर लाइन बनाते हो, तो उसमें भी आप एक्स लिखते हो पहले, वाई नहीं लिखते, आप जेड नहीं लिखते, है ना? फैमिलियर है वो ज्यादा। वो फैमिलियर है ज्यादा, बस इसलिए, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, फैमिलियर है अपन उसके लिए ज्यादा। ठीक है, बस वही रीजन होता है। इसलिए आप देखोगे कि बुक में वो सब इक्वेशन आपको एक्स के फॉर्म पे दिखेंगी 1 डायमेंशन में, लेकिन 2 डायमेंशन में फिर वो आपको एक्स और वाई के फॉर्म पे दिखेगी, कम आपको दिखेंगी वाई और जेड के फॉर्म पे, या जेड और एक्स के फॉर्म पे, एक्स और वाई के फॉर्म पे। तो जिसके लिए अपन ज्यादा फैमिलियर होते हैं उसके फॉर्म पे वो इक्वेशंस लिखते हैं। फिर अभी लिख रहा सर, इज द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस बट। हाँ सही है मयूर, जी की जो वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और हाइट के साथ भी डिक्रीज होती है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप
जैसे आपकी बिल्डिंग है, मान लो 4 मंजिला भी बिल्डिंग है या 5 मंजिला भी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में हर एक जगह पे, आपके रूम पे भी, नीचे वाले फ्लोर पे भी या ऊपर वाले फ्लोर पे भी, सब जगह जी की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत कम। तो आप लगभग लगभग कैसा मान सकते हो उसको, कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है ना। कांस्टेंट ही मानना, मतलब लगभग लगभग कितनी हाइट तक कांस्टेंट मान लो आप। कांस्टेंट मतलब सर वही ना 10। 9.8 भाई, 10 नहीं है, हाँ, उसको 10 भी गिनते 9.8 हैं। है। कैलकुलेशन करने के लिए 10। देखो, अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कितनी लेना है, तो फिर कितनी लेना है? 9.8 9.8। 0.8 हाँ, 9.8 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर लो, फिर 10 मत बना देना। जी की वैल्यू 9.8 होती है, 10 मत बनाना भाई। जी की वैल्यू 10 नहीं होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है हर सरफेस पे? 9.8 होती। ठीक है, 10 तो होगी ज नहीं अर्थ के लिए, हमेशा कम ही होगी। फिर तो हाइट पे भी जाओगे तो कम होगी, डेप्थ पे भी जाओगे तो कम होगी। 10 होती भी अच्छा, तो अपन बोल देते कि हाँ इतनी हाइट पे सर, हाँ हम इतनी हाइट पे हम सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 9.8 से तो कम ही होगी हमेशा फिर, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं सर? हाँ एयर सर। को फिर लिखा है मयूर ने, सर इज द वैल्यू ऑफ जी, ये तो हो गया बात। अब प्रणव ने लिखा एक और, सर एयर को वाटर से रिप्लेस किया, तो वो भी है ना बेटा भाई, हम एयर ले लो या वाटर ले लो, बात तो वही आ जाएगी ना। तो इस चैप्टर में अगर हम ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इन सब इफेक्ट को हटा देंगे, समझ गए? हेलो। सर फिर वाटर भी तो थोड़ा उस पे रिएक्ट करेगा ना, मतलब वाटर का जैसे फ्लो रहेगा वैसे। हाँ करेगा ना, इसलिए तो बोल रहे हैं, तो वहां पे मोशन अलग ही हो जाएगा ना, तो हम उसको सब हटा देंगे ना। अच्छा, यहाँ पे अपन अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना मोशन इन 2 डायमेंशन में, तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम भी पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वो अलग होता है कि पानी के अंदर मोशन होना, वो अलग चीज हो गई। पानी पर मोशन, जैसे पानी के सरफेस पे जो मोशन हो रहा है, तो हम जो पढ़ेंगे ना वो पानी के सरफेस पे मोशन पढ़ेंगे, पानी के अंदर वाले मोशन नहीं पढ़ेंगे अपन, समझ गए? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है ना, तो वो तो चीजें अलग हो जाएंगी कि भाई वाटर सरफेस पे जो मोशन हो रहा है और पानी के अंदर जो मोशन हो रहा है वो अलग मैटर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? वो तो आप कुछ भी बना लो ना यार, कोई भी सिचुएशन बना दो, ऐसे सिचुएशन के कोई हाथ पैर थोड़ी है ऐसे बनाने में फिजिक्स पे। ये इसीलिए तो अपन इमेजिन करते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने आप को क्या कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी और किसी को कोई डाउट है इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में? क्योंकि कल से फिर अपन डेफिनेशंस पे जाएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये आज अपना सिर्फ डिस्कशन। हाँ हेलो, आज सिर्फ अपना डिस्कशन